बात करते हैं। विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि अगर ये स्थिति नहीं होती कि नीतीश कुमार की मदद से सरकार चलानी हो, हाँ। तो क्या ये पैकेज बिहार को मिलता? हाँ, मैं तो खुद कह रहा हूं कि शायद नहीं मिलता, लेकिन मिला तो इसका वेलकम करना चाहिए कि नहीं ऑपोजिशन को, या कह करके हमारा अपमान क्यों होना चाहिए? ये कह के क्या कहना चाहते हैं? हम पूछते हैं लालू यादव को जो कुछ मिला इसलिए मिला कि उन पर निर्भर थे मनमोहन सिंह। अगर मनमोहन सिंह की सरकार लालू पर निर्भर नहीं रहते तो क्या वो रेल मिनिस्टर होते? वो लैंड फॉर जॉब स्कैम करने के काबिल होते? नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। देश का जो आम बजट है वो पेश हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार देश का आम बजट पेश किया। जो सरकार है वो इस बजट को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि जो हमारा विजन है 2027 को लेकर के कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसको लेकर के ये बजट लाया गया है। वहीं विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ये बजट सिर्फ सरकार को बचाने के लिए है। मगर इस बजट को हम अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखें तो क्या कुछ मिलने वाला है लोगों को, हम इस पर चर्चा करने के लिए आज वरिष्ठ अर्थशास्त्री और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी के साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है डेमोक्रेसी एक्सप्रेस की तरफ से। सर, सबसे जो हमारा पहला सवाल है कि अर्थशास्त्र की नज़र से और आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर के, पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये एक गुड बजट आप कह सकते हैं, संतुलित बजट इसे कह सकते हैं, जिसमें संतुलित और सस्टेनेबल सतत विकास के लिए सरकार ने प्रयास किया है। क्षेत्रीय संतुलन के लिए कार्य किया है, जिसको ओपोजिशन पार्टी कह रही है बचाने के लिए किया है, लेकिन वो रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट के लिए किया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इन दो प्रदेशों को ज़्यादा तरजीह दी गई है और एक बड़ा जो बजट है 58,000 करोड़ का। पार्टी से यही मैं पूछना चाहता हूँ, तो क्या वो चाहते हैं कि बिहार का विकास नहीं हो? क्या वो चाहते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य बना रहे? क्या वो चाहते हैं बीमारू राज्यों की श्रेणी में बिहार हमेशा के लिए रहे? क्या उनको पता नहीं है कि आज़ादी के बाद बिहार को जो एडवांटेज मिलना चाहिए था झारखंड के साथ रहने का, वो नहीं मिला? फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है? समान भाड़ा नीति कि धनबाद में कोयला का जो दाम होगा वो चेन्नई में भी होगा। क्यों ऐसा किया गया? क्यों नहीं हमारे खनिज संपदा का लाभ पहले हमको मिला, अधिक मिला? ये फ्रेट इक्वलाइजेशन क्या था? तो जब उनको जरूरत थी बिहार की, सस्ते दाम पर खनिज चाहिए था, तो फ्रेट इक्वलाइजेशन लाया। क्यों लाया? आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नीति आयोग का निकला, बिहार लास्ट में है। क्या बिहार सब दिन पीछे रहे? क्या बिहार की प्रति व्यक्ति आय नेशनल इनकम के, नेशनल पर कैपिटा इनकम का 1/3 नहीं है? क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या बिहार में जो फ्लड का सवाल है वो केवल बिहार राज्य का सवाल है कि इंटरनेशनल सवाल है? कौन एड्रेस करेगा? बिहार का पहले बंटवारा किया गया, उसी समय स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। जो 5 के कंडीशंस है, इसमें 3 तो डायरेक्टली बिहार फुलफिल करता है। बिहार का शोषण हुआ और आज जब बिहार को न्याय दिलाने के रास्ते में थोड़ा एक कदम बढ़े तो ये सारे लोग उसका विरोध कर। आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तेलंगाना चला गया, हैदराबाद कोस्टल एरियाज, और ये तो क्या उसको नहीं मदद मिलनी चाहिए? उड़ीसा को नहीं मदद मिलनी चाहिए? इवन झारखंड को? तो ये जो लोग कहते हैं तो बाई इम्प्लीकेशन ये कहना चाहते हैं कि बिहार को जो थोड़ी तरजीह दी गई है, ठीक है, उसका कारण राजनीतिक है। यह ठीक है कि केंद्र सरकार क्रिटिकली डिपेंडेंट है बिहार की जदयू पर और सत्ताधारी पार्टी जेडीयू पर और तेलुगु देशम पर, तो ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो डिपेंडेंट है और इसीलिए उसने ऐसा किया। सवाल ये है कि जो किया वो होना चाहिए कि नहीं। आप सर ये बता रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो नहीं है, मिलना चाहिए, मगर सरकार ने एक दिन पहले ही लिखित में नहीं दिया, ये दे दिया कि हम स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते हैं। सरकार ने तो नहीं दिया,
और ऑपोजिशन का बस चलता तो जो मिला वो भी नहीं देना चाहते हैं। नहीं, अपोजिशन तो ये मांग कर रही है कि अरे स्पेशल मांग स्टेटस कर रही मिल है, रही लेकिन कह क्या रही है, कह क्या रही है? बाय इम्प्लीकेशन क्या कर रही है कि मजबूरी है, पॉलिटिकल कारण से दिया गया, तो नहीं मिलना चाहिए था क्या? यह सही बात है कि पॉलिटिकल कारण से मिला, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं, उसको वेलकम करना चाहिए था। ये नहीं कह करके हमारा अपमान करना चाहिए कि बिहार को मजबूरी दिया गया, चूंकि नीतीश सरकार पर निर्भर है, केंद्र सरकार इसलिए दे दिया। अगर नहीं निर्भर है तो नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं स्पेशल स्टेटस, और वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने डिनाई किया। आज लालू जी कहते हैं रिजाइन करना, उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया था? क्यों नहीं रिजाइन किया था रेलवे मिनिस्टर के रूप में? क्यों यूपीए को सपोर्ट कर रहे थे, मनमोहन सिंह को सपोर्ट कर रहे? मनमोहन सिंह ने तो डिनाई किया था। क्या बात करते हैं ये लोग? विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि अगर ये स्थिति नहीं होती कि नीतीश कुमार की मदद से सरकार चलानी हो, तो क्या ये पैकेज बिहार को मिलता? हाँ, मैं तो खुद कह रहा हूं कि शायद नहीं मिलता, लेकिन मिला तो इसका वेलकम करना चाहिए कि नहीं ऑपोजिशन को? यह कह करके हमारा अपमान क्यों होना चाहिए? ये कह के क्या कहना चाहते हैं? हम पूछते हैं लालू यादव को जो कुछ मिला इसलिए मिला कि उन पर निर्भर थे मनमोहन सिंह। अगर मनमोहन सिंह की सरकार लालू पर निर्भर नहीं रहते तो क्या वो रेल मिनिस्टर होते? वो लैंड फॉर जॉब स्कैम करने के काबिल होते? हमको बता दीजिए इसका। क्या उनको मिलता? क्या कांग्रेस को जो तरजीह मिलती है, अगर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में वो सपोर्टर नहीं रहते तो उनको मिलता? ये तो राजनीति का सच है, ये टोटोलॉजी है, ये तो होगा ही। राजनीति में जो निर्भर रहेगा उसको ज़्यादा तरजीह मिलेगी ही। हम पूछते हैं क्यों आज जिनको आप बैकवर्ड क्लास कहते हैं, क्यों उनको तरजीह दी जाती है? क्योंकि उस पर निर्भर है सरकार। बैकवर्ड कास्ट के लोगों को तरजीह क्यों मिलती है? लालू जी के राज में उनकी जात के लोग और मुसलमानों को क्यों तरजीह मिली? क्योंकि सरकार उस पर निर्भर थी। तो ये कह करके हम जो लोग बैकवर्ड हैं उनका अपमान तो नहीं करेंगे, माइनॉरिटी का अपमान तो नहीं करेंगे क्योंकि उन पर निर्भर है। अरे ये तो होता है ये राजनीति में। आप ये मानते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स ही सही, मगर मिला है तो उसका वेलकम करें? रियलिटी है, राजनीति प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? ये सोशल सर्विस है राजनीति। सत्ता में भागीदारी क्या है? आज राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। क्या मतलब इसका? सीधे तौर से जिसकी बल पर आप सत्ता में होंगे उसको आपको शेयर देना होगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं शेयर मिलेगा। ये तो सच है। किसने कहा कि राजनीति इथिक्स का खेल है? किसने समझा कि राजनीति में पावर पॉलिटिक्स नहीं होता, प्रेशर पर? राजनीति तो पावर पॉलिटिक्स एंड प्रेशर पॉलिटिक्स ही है। यह आज नहीं है, वर्षों से है। अंग्रेज भी तब गए जब उनको लगा कि अब देश की जनता उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार का भी बंटवारा तब हुआ जब उनको लगा कि झारखंड को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तेलंगाना जब महसूस हुआ कि तेलंगाना के लोग हमारा विद्रोह कर रहे हैं तो उनको दिया गया, तो बिना इसके तो होता नहीं। तो ये कौन सी राजनीति, ये विश्लेषण हुआ और ये कौन सा? देखना ये है कि जो मिला वो न्यायोचित है कि नहीं, क्या बिहार को मिलना चाहिए कि नहीं? सच के बिहार को इससे भी अधिक मिलना चाहिए। अगला सवाल सर हमारा रोजगार से है। क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा। नौकरियों को लेकर के खूब बातें हुई कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर फेल है। इस बार का जो बजट है उसमें रोजगार को लेकर के बातें कही गई है। सरकार ने इंटर्नशिप का जिक्र किया है कि वो टॉप 500 कंपनियों में प्रतिवर्ष 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराएगी, मगर इसका भी विरोध हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि अब अग्निवीर की तरह कॉरपोरेट से भी अग्निवीर निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। आप बिल्कुल सही। आपको याद है कि अभी कांग्रेस ने क्या कहा था कि हम 1 साल के लिए इंटर्नशिप देंगे? वो क्या था? आप देख लीजिए राहुल जी का ट्वीट कि हम 1 साल की गारंटी करते हैं, 1 साल की गारंटी करते हैं, युवकों को नौकरी देंगे। वो क्या था? ये सब बिल्कुल है। ये कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में यही संभव है। और इसकी शुरुआत किसने की? मनमोहन सिंह ने की।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जनक किसको कहा जाता है? नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। जो लोग जानते हैं, हमारे जैसे लोग, वो पहले से जानते हैं कि इंदिरा जी के वक्त में शुरू हुआ था। 81 IMF लोन $5 बिलियन का कंडीशन था। उस पर मेरे कितने लेक्चर्स हुए 82 में। उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का ब्लूप्रिंट IMF में दिया, उसको इंदिरा जी ने स्वीकार किया था। मुझे याद है 85 में IIPA न्यू दिल्ली में राजीव जी के वक्त में हम लोगों ने आगाह किया था कि इस पर मत जाइए, पूंजीवादी मॉडल पर। मैं कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं। और 91 में मनमोहन सिंह, पूंजीवाद और क्या है? पूंजीवाद में सरकारी नौकरी मिलती है। तो क्या इससे बेरोजगारी की जो दर है उसमें कमी आएगी? कुछ आएगी। बेरोजगार पूंजीवाद समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन आपको पूंजीवाद चाहिए, पूंजीवादी मॉडल चाहिए। कहे कांग्रेस के हम पूंजीवाद में विश्वास नहीं करते, हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है? पूछ लीजिए इनसे, लालू जी से, नीतीश जी से, मुलायम सिंह से, जो अपने को समाजवादी कहते हैं। क्या पूंजीवादी मॉडल उनको पसंद है कि नहीं? ये मॉडल किसने शुरू किया? कांग्रेस ने जम के किया। उसके लिए तारीफ हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर। सरकारी क्षेत्र का साइज घटा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट घटा, और उसको सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। इवन कम्युनिस्ट पार्टी जो क्रिटिकल थी अब सरेंडर कर चुकी है। समाजवादी पार्टी तो बड़े बड़े चार्टर प्लेन से लालू जी और ये गए। हालांकि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। रोज रिलायंस, अंबानी और अदानी की आलोचना करेंगे, चार्टर प्लेन से पूरा खानदान गए थे लालू जी की नहीं। मुलायम सिंह जी के पुत्र समाजवादी है ना। कहां चला गया गैस कंट्रोल एक्ट? क्या ढकोसला है। पूंजीवादी मॉडल यही है। ये तो बीजेपी खुल्लम खुला कर। अच्छा, ये सरकार कह के अपना पेट थपथपा रही है कि 2027 तक जो अपना देश है वो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, उसको लेकर के ये बजट लेकर के आया गया है। तो उस लिहाज से आप इस बजट को कहाँ देखते हैं? देखिए, वो हम तो ये सिर्फ ऐसे भाषण है या फिर है इसमें कुछ दम? वो बीच बीच का रखिए इसको। हो, ये सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। और ये सच है कि पिछले साल 8+% ग्रोथ रेट रहा है, और इस फिस्कल में 6.5 था। 7% की बात है, जो कि दुनिया में शायद सबसे अधिक है। तो अगर इस रफ्तार से विकास होता रहे तो अभी 5 से 3 पर आए, तीसरे नंबर पर हो सकता है विकसित बन जाए। तो आप ये मान रहे हैं कि इस बजट से माइलेज मिलेगा? कुछ मिलेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जहाँ तक हम देख पाए 11 लाख करोड़ का है। अब 2 साल पहले उन्होंने 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ किया। वो डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो FDI के नॉर्म्स को भी ये कर रहे हैं, उसमें भी छूट दे रहे हैं। स्टार्टअप इनका बढ़ रहा है, तो उस ओर हम बढ़ रहे हैं। ये अचीव हो ही जाएगा, इसका मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन दिशा अगर यही बनी रहे, भले असमानता होगी लोगों के बीच में, गरीबी रहेगी, बदहाली रहेगी, बीमारी रहेगी, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ बढ़ सकता है। और आप टोटल की दृष्टि से शायद आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि विश्व में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, आपको वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। नहीं तो कोई पहचानने वाला नहीं है आपको। आप इस बजट को अगर नंबर देना चाहें तो 10 में से कितना देंगे? 6 नंबर। 10 में से 6 नंबर देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि संतुलित है। हाँ, बस संतोषप्रद है। हाईली रेट नहीं करेंगे, लेकिन संतोषप्रद है। आपको इस बजट को एक संतुलित बजट मान के चल रहे हैं? संतोषप्रद, जिसमें कि 10 में से 6 अंक इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक नहीं, ओवरऑल मिला करके 10 में से 6 पॉइंट दिया जा सकता है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी सर, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से जो इस बार का हमारा आम बजट है वो कैसा है। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।